नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 9 और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरैक्शन में। और हम अपने सभी देखने वालों को बता दें कि इस सत्र में हम बात करेंगे हिंदी के 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। और बच्चों, हम आपके लिए एक बहुत ही रोचक प्रसंग लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है मेरे बचपन के दिन, जो कि लिखा है महादेवी वर्मा ने। और जैसे कि आप सभी को पता है कि महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। और यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे कि क्या आपने बच्चों कभी डायरी लिखी है या फिर किसी की डायरी पढ़ी है। अब आप डायरी लिखने से क्या मतलब लें और डायरी पढ़ने से क्या मतलब लें, ये तो आपको बताएंगे हमारे विशेषज्ञ जो इस समय हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं। तो चलिए आप सभी का परिचय करवाते हैं उनसे। आप हैं डॉक्टर वंदना शर्मा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। और मैम के बारे में हम अपने सभी देखने वालों को बता दें कि मैम सहायक प्राध्यापक हैं भाषा शिक्षा विभाग NCERT नई दिल्ली से। तो कोई भी प्रश्न बच्चों आपके मन में आ रहा हो, इस पाठ के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं या डायरी लेखन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप अपनी सभी शंकाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप ईमेल के ज़रिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class9@ciet.nic.in। जब भी आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं इस सत्र से जुड़ी हुई, तो इस सत्र की डिटेल आप उसमें ज़रूर ऐड करें, शामिल करें, ताकि हमें आसानी से पता चले। और आप जब तक अपनी प्रतिक्रियाएं या फिर अपनी शंकाएं हम तक पहुंचाते हैं, हम ये सत्र शुरू करते हैं। और वंदना मैम, हम आपके पास आएंगे और इस एक पाठ के मुझे लगता है कि माध्यम से हमारे आज जो दर्शक हैं और बच्चे हैं, काफ़ी कुछ जानने और सीखने वाले हैं। बिल्कुल। ख़ासतौर पर हम अगर डायरी लेखन की बात करें या इस संस्मरण या इस प्रसंग की बात करें तो। लेकिन उन सभी चीज़ों को जानने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारी आज की लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी, उनके बारे में कुछ परिचय, संक्षिप्त परिचय आप हमारे सभी बच्चों तक पहुंचाएं मैम। जी। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की जानी मानी रचनाकार मानी जाती है। इनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी शिक्षा दीक्षा प्रयागराज में हुई। और महादेवी वर्मा ने गद्य लेखन के साथ साथ पद्य लेखन भी किया। इनको अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया, साहित्य अकादमी और पद्मश्री से भी इनको अलंकृत किया गया। महादेवी वर्मा का जो साहित्य है वो अनेक बिंदुओं को प्रदर्शित करता है। उन्होंने बच्चों से संबंधित, पशु पक्षियों से संबंधित और ऐसी रचनाएं लिखी जो हमारे मानस पटल पर बहुत अत्यधिक प्रभाव डालती है। इन्होंने ये छायावादी कवयित्री थी। हिंदी साहित्य का जो कालखंड है आधुनिक काल में छायावाद, उसके अंतर्गत इन्होंने पद्य रचनाएं लिखी, जिसमें से निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत आदि इन्होंने पद्य संग्रह इन्होंने लिखे, कविता संग्रह इन्होंने लिखे। तो अपनी कविताओं के माध्यम से इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के साथ साथ सर्वजन की अभिव्यक्ति भी इन्होंने की। साथ ही जो इनके वेदनात्मक भाव थे वो उनके काव्य के माध्यम से उभर कर आए। इन्होंने गद्य लेखन में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार आदि रचनाएं भी इन्होंने लिखी। जी, तो मैम ये तो बात हुई लेखिका के बारे में। और जैसा आपने बताया कि उनका जो लेखन है वो बहुत उम्दा है और बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने मनुष्य के, इंसानों के जो भाव हैं वो उन्होंने बहुत ही अच्छे, सरल और सहज शब्दों में बयान किए हैं। और उनका लेखन हम सभी को बहुत पसंद है। जी। बच्चे उन्हें पढ़ते हुए बड़े होते हैं। और पशु पक्षियों का भी उन्होंने बहुत जिक्र किया है और पशु पक्षियों का इंसानों के साथ क्या रिश्ता या इंसानों का पशु पक्षियों के साथ जो रिश्ता है वो भी बहुत अच्छे से बताया है। यहाँ पर हम आज के इस पाठ पर आएंगे और आज के पाठ के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, तो क्या उन्होंने इसमें विशेष शामिल किया है, अपने बचपन की यादें हैं या फिर कुछ और तरह की शैली है मैम? जी, आइए बच्चों, हम आपको ले चलते हैं महादेवी वर्मा के बचपन के दिनों में। तो हम भी उनके साथ एक जुड़ाव महसूस करेंगे कि क्या उनका बचपन कैसा था और क्या हमारे बचपन में भी थोड़ी बहुत झलक उनके बचपन जैसी दिखाई देती है क्या। तो मेरा बचपन जो पाठ है महादेवी वर्मा ने ये डायरी शैली में लिखा है और इसके अंतर्गत
उन्होंने बताया कि किस प्रकार मेरा जो आरंभिक परिवेश था वह गुजरा। यह एक संस्मरणात्मक लेख है जो लेखिका की बचपन की स्मृति है और उस समय समाज में लड़कियों के प्रति कैसा रवैया था उसमें लेखिका ने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। वो जब छात्रावास में जाती है तो उनके जो छात्रावास का जीवन होता है उसको इस पाठ के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ जो महादेवी वर्मा के जीवन का दौर था वह स्वतंत्रता संग्राम का दौर था। तो उस दौरान जो स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान था और स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रभाव उनकी लेखनी पर पड़ा वो उसमें दिखाई पड़ता है। साथ ही जो मिशन स्कूल था जिसमें वह रहती थी छात्रावास में, जो हमारी हिंदी साहित्य की जो सुप्रसिद्ध कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, उनकी उनसे भेंट होती है पहली बार में। तो एक जो लेखन का जो उनको वो मिलता है वो वहाँ से मिलता है प्रेरणा। और इस पाठ में जो छात्रावास का जीवन है उसको दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो हम अपने साथ जुड़ाव जो बच्चे कभी छात्रावास में रहे हैं किस प्रकार का एक माहौल होता है वो इस पाठ के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया। साथ ही स्वाधीनता आंदोलन की चेतना के साथ साथ महादेवी वर्मा की जो स्त्री के प्रति दृष्टि थी वो भी इस पाठ में दर्शाने का प्रयास किया गया है। जी मैम, आपने स्त्री का जिक्र किया है, यहाँ पर हम ज़रूर आपसे जानेंगे कि पाठ के अंदर की बातें क्या क्या हैं और हमारे सभी छात्र जितने भी दर्शक हैं वो बहुत ही जिज्ञासा भरी नज़रों से देख रहे होंगे कि हमें और ज़्यादा पता चले। लेकिन यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे महादेवी वर्मा की जब हम बात करते हैं तो महिलाओं को लेकर उनका क्या रवैया है या क्या विचार हैं, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। मैम, महादेवी वर्मा जो है वो एक सभी महिलाओं के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो उनकी जो लेखनी में महिलाओं के प्रति जो विचार आए वो एक निर्बल महिला के रूप में उनको नहीं देखती है, एक सशक्त महिला के रूप में उनको देखती है। उनका एक निबंध है, निबंध संग्रह है पद के साथी, उसमें जो उनका महिलाओं से संबंधित विचार है वो दृष्टिपात होता है कि किस प्रकार महिला को अपने लिए खड़ा होना चाहिए, लड़ना चाहिए और साथ ही साथ अपने आप को संबल भी बनाना चाहिए। साथ ही महादेवी वर्मा स्त्री शिक्षा की भी बड़ी सशक्त पक्षधर थी। तो ये तो उनकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि उनके रचनाओं में भी झलकती है कि वो जैसे वो स्वयं थी वैसे ही वो चाहती थी कि सभी महिलाएं बने और इतनी सशक्त बने कि अपनी सभी चीज़ें और ज़रूरतें वो पूरी कर पाएँ। इसलिए ये बात उनकी रचनाओं में भी दिखती है और उनके विचारों में भी झलकती है। यहाँ पर मैम हम दोबारा अपने पाठ की ओर आएंगे और आपसे पाठ के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहेंगे। पाठ की शुरुआत में महादेवी वर्मा जिक्र करती है कि जो मेरा परिवेश था, मेरा परिवेश बड़ा सुदृढ़ था, है ना। उनका जो परिवेश माता पिता थे, जो पिता थे उनको एक विदुषी बनाना चाहते थे। और वह कहती है कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे सामने वह परिस्थितियां नहीं थी जो अन्य लड़कियों के सामने रहती है कि उन्हें जन्म लेते ही माता पिता को सोचना पड़े कि अब क्या करना है या फिर किसी का चेहरा मुरझा जाए। महादेवी वर्मा इस पाठ के माध्यम से कहते हैं कि उस प्रकार की परिस्थितियां मेरे सामने नहीं थी। मैं अपनी 3 पीढ़ियों में पहली लड़की थी, है ना। मतलब पीढ़ियों में भी पहली लड़की थी, तो मेरे परिवार में एक उत्सव का माहौल था। तो उनकी ये बात यहाँ इस बात को दृष्टिपात करती है कि किस प्रकार महिलाओं के जो जन्म है या लड़की का जो जन्म है उसको लेकर समाज में एक प्रकार की उस समय में एक विषमता या कह सकते हैं कि एक समस्या उभरी हुई थी। तो जो स्थिति थी वो महादेवी वर्मा के सामने नहीं थी। साथ ही साथ वे कहती है कि जो मेरे पिताजी हैं मुझे विदुषी बनाना चाहते थे, वह मुझे उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भी वो मुझे उर्दू और फ़ारसी का ज्ञान भी कराना चाहते थे। तो जो महादेवी वर्मा का आरंभिक जीवन है बड़ा सुदृढ़, कह सकते हैं कि एक अच्छा जीवन उनका निकला। बाद में जब वह मिशनरी स्कूल में गई और छात्रावास में रही तो वहाँ पर उनकी अनेक लड़कियों से भेंट हुई।
तो पहली जो लड़की थी वो सुभद्रा कुमारी चौहान थी। जी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान से जब उनकी मुलाकात हुई तो पहला जो असर पड़ता है तो वो चूंकि वह भी कविताएं लिखती थी। तो मैम यहाँ माफ़ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ जी। पर। जैसे आपने कहा कि सुभद्रा कुमारी चौहान से उनकी मुलाकात छात्रावास में हुई, जी। तो क्या उस समय तक सुभद्रा कुमारी चौहान एक प्रसिद्ध नाम बन चुकी थी? प्रसिद्ध नहीं कह सकते हैं, उनके बराबर ही थी, लेकिन वो उन्होंने सुना हुआ था कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं पढ़ रखी थी। तो उस संदर्भ में वो एक उनसे सीनियर थी, तो सीनियर होने के नाते उन्होंने नाम सुन रखा था कि इनकी रचनाएं आती है, तो उनका एक प्रभाव पड़ा उन पे। जी। तो उसके बाद जो अन्य छात्राएं थी वह अलग अलग भाषा का प्रयोग करती थी। तो एक जो हमारा बहुभाषिकता का पक्ष है वह भी इस पाठ के माध्यम से दिखाया गया है कि किस प्रकार बंगाली जो लड़कियां थी वो बंगाली में बात करती थी, उड़िया लड़कियां उड़िया में बात करती थी, जिस भाषा की जो रहने वाले थे वो उसी भाषा में बात करते थे। तो भाषा की वहाँ पे कोई भी बंदिश नहीं थी। लेखिका और उनके जो साथ पढ़ने वाली छात्राएं थी स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग करती थी। और जब बाद में जब गांधी जी आए, गांधी जी उनके आनंद भवन जो छात्रावास का नाम है उसमें आते रहते थे। तो जब गांधी जी उनसे मुलाकात करते थे, अब हम सोच सकते हैं कि जब लेखिका का जो भेंट है लेखिका की वो गांधी जी से होती थी तो जाहिर है कि उनके विचारों पे कितना प्रभाव पड़ता था। तो जो बीज है, जो उनके नींव में जो बीज पड़ा है वो बाद में प्रस्फुटन उसका हुआ है, ये इस पाठ के माध्यम से देखने को मिलता है। तो गांधी जी जो समय समय पर आते थे उसमें आनंद भवन में, तो वह जो बालिकाएं थी जो अपना जेब खर्च था वो उनको बचाती थी और उसको गांधी जी को स्वतंत्रता संग्राम में उसका सहयोग करती थी। तो ये एक बात यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कि किस प्रकार जो हमारा जो छात्र जीवन रहता है उसमें किस प्रकार की जो त्याग की भावना है वो इस पाठ के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। साथ ही जब एक बार महादेवी वर्मा को कविता में एक पुरस्कार मिलता है कटोरा, ठीक है, तो कटोरा मिलता है तो उसमें गांधी जी को वो दिखाती है कि ये आज मुझे मिला है कविता पढ़ने पर। वो अलग अलग जगह जाकर कविताएं भी पढ़ती थी तो उनको पुरस्कार मिलते थे। साथ ही तो गांधी जी बोलते हैं कि क्या तुम मुझे इसे दोगी, तो फिर उनको वह सहर्ष दे देती है। तो एक इस पाठ के माध्यम से जो स्वतंत्रता संग्राम की झलकियाँ, बात बड़ी सीधी है लेकिन बड़ी गंभीर है कि किस प्रकार एक छोटा छोटा जो सहयोग होता है वही काम में आता है। यहाँ जो पाठ की शुरुआत है उसमें हम प्रथम प्रसंग में यहाँ देख सकते हैं कि बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा हो और परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती है। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार से मैं प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की नहीं हुई थी। बाबा कहते हैं हम इसको विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा है, इसीलिए पंचतंत्र भी मैंने पढ़ा, संस्कृत भी पढ़ी। वे अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश में नहीं थी। कहने का तात्पर्य है कि जो मैंने पहले बताया है कि किस प्रकार का परिवेश लेखिका का रहा है, एक सुदृढ़ परिवेश जिसे कह सकते हैं, वह महादेवी वर्मा का देखने को मिलता है। जी मैम, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगी। और जैसे आपने बताया इस प्रसंग के माध्यम से और कई बातें आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा कर ली हैं कि उनका पारिवारिक जीवन कैसे रहा, और जैसे कि उसमें अभी आपने दिखाया कि लगभग 200 सालों से वहाँ पर यानी कि उनके परिवार में कोई लड़की नहीं हुई थी, तो यकीनन उनके पैदा होने पे बहुत ज़्यादा खुशी मनाई गई होगी बजाय दुख होने के, क्योंकि आपने जैसे बताया कि उनके जो पढ़ने का छात्रावास का जो समय है वो स्वतंत्रता संग्राम का दौर रहा है। तो समय में बहुत पहले की बात बताई जा रही है आप सभी को बच्चों, और बहुत मुश्किल था उस समय पे किसी भी लड़की का घर से निकलकर पढ़ना। मैम ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि महादेवी वर्मा के लेखन किस प्रकार का था, उस पर भी आप मैम थोड़ी रोशनी डालें। जी,
जैसा कि कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। तो उसके बीच की जो स्थितियां थी वो एक संघर्ष का दौर था, ठीक है। तो उस परिस्थितियों में बाहर निकलना और पढ़ना, तो उनका जो लेखनी थी वह स्वतंत्रता संग्राम की कुछ झलकियाँ तो दिखाई देती है, लेकिन एक कह सकते हैं कि कविताओं में जो उनका भाव है, जो ईश्वर के को पाने की जो वेदना है वो उनकी लेखन में दिखाई पड़ती है। तो उनका निहार, रश्मि, सांध्यगीत, नीरजा आदि काव्य संग्रह है, उन्होंने उनमें बड़ा एक कह सकते हैं कि अपनी रोचकता से और ईश्वर के साथ तादाद में स्थापित करते हुए उन्होंने अपनी कविताओं में अपने भाव जाहिर किए हैं। जी। साथ ही उनकी जो छात्रावास में एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री सुबोधनी, उसमें भी वह कविताएं निरंतर भेजते रहते थे, तो वो कविताएं छप जाती थी। तो महादेवी वर्मा का जो बचपन के दिन के जो उनके संस्मरण हैं वो इस पाठ के माध्यम से बताना चाहती हैं कि किस प्रकार मेरा आरंभिक जीवन था, साथ ही किस प्रकार मुझे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने का मौका मिला और मेरा जो काव्य था या मेरा लेखन था वह किस प्रकार प्रवृत्त और प्रगाढ़ होता गया, ये इस पाठ के माध्यम से देखने को मिलता है। एक अंत में प्रसंग है, जब मैं विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के ऐसे संस्कार होते हैं जो हम बड़े हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। तो महादेवी वर्मा का कहने का तात्पर्य है कि जो बीजारोपण उनमें बचपन में किया गया था वो बाद में उसका प्रस्फुटन दिखाई पड़ता है, और उनके जो समग्र काव्य में है इसका हमें उनके समग्र काव्य में और लेखनी में उसका दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। जी। महादेवी वर्मा अपनी जो प्रिंसिपल थी उनके साथ आंदोलनों में और कह सकते हैं कि गोष्ठियों में भी जाती थी। तो इन सब का जिक्र इसमें किया गया है पाठ में कि मेरे जो बचपन है वो किस प्रकार का बीता। तो महादेवी वर्मा ने हमेशा से साहित्य के प्रति, चूँकि परिवार ऐसा था तो साहित्य के प्रति एक लगाव उनमें था, और एक हिंदी के प्रति जो लगाव था वो उनमें दिखाई पड़ता है। तो ऐसे अनेक जैसे पशु पक्षी है, जानवर है, इन पर भी उन्होंने घीसा है, गिल्लू है आदि पर इन्होंने संस्मरण लिखे। तो समग्र रूप से कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा ने अपनी लेखनी के माध्यम से स्वाधीनता आंदोलन, स्त्री शिक्षा और पशु पक्षी, पशु प्रेम आदि को भी दर्शाया। साथ ही साथ जो उनके काव्य में दिखाई पड़ता है ईश्वर के प्रति वेदना, वो भी इसमें दिखाई पड़ती है। जी मैम, ये तो बात हुई इनके संस्मरण की और इनकी कुछ बातें जो आपने सभी बच्चों तक साझा की। यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि उनके पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वो विदुषी बने और उन्होंने अपनी बच्ची को पढ़ने दिया। जी बिल्कुल। तो आगे बढ़ने दिया, तो ऐसे ही वो सशक्त महिला बनी। तो क्या इनके परिवार का और इनका खुद का, क्योंकि एक स्टैब्लिश महिला होने के नाते उनका स्वयं का बहुत ही सशक्त विचार रहे हैं, तो पारिवारिक जो जीवन है इनके साहित्य पर भी उतना ही उनका प्रभाव पड़ा है? हाँ देखो, जाहिर है हमारा जो समाज है, समाज का प्रभाव हमारी लेखनी पर पड़ता है। हम जो आसपास देखते हैं वही हम हमारे साहित्य के माध्यम से उकेरते हैं। तो महादेवी वर्मा ने जो भी देखा अपने आसपास उसको अपने साहित्य में उकेरने की कोशिश करी है। उनका जो एक होता है ना कि हृदय किस ओर झुका होता है, उनका ज़्यादातर हृदय पशु पक्षियों की ओर था। तो उनका काव्य में जो साधारण घटनाएं, साहित्य में साधारण घटनाएं थी, चाहे किसी पात्र के प्रति हो, किसी जानवर के प्रति हो, किसी पक्षी के प्रति हो, तो वो उभर कर सामने आई है। उन्होंने अपने आसपास के परिवेश में जो भी घटनाएं देखी उनका बड़ा संजीदगी से उन्होंने वर्णन किया है। तो उनका जो बाहरी माहौल था उस पे उनके साहित्य पर प्रभाव अवश्य पड़ा है। जी,
तो ये तो बात हुई उनके पारिवारिक जीवन की कि किस प्रकार उन्होंने प्रभाव डाला उनकी लेखनी पर। मैम, तकरीबन 4 मिनट का समय हमारे पास शेष है और हम आपसे और भी कई बातें जानना चाहेंगे, ख़ासतौर पर विशेषकर डायरी लेखन के बारे में भी, और जो अभ्यास प्रश्न आप हमारे बच्चों के लिए लाइए वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे मैम। जी बिल्कुल, अभ्यास की तरफ मुड़ते हैं। पहला प्रश्न है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। चूँकि 1900 का दौर था और लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी, तो उन्हें प्राय जन्म देते ही मार दिया जाता था और उन्हें बोझ समझा जाता था। ऐसे वातावरण में लड़कियों को कम भोजन देना, उन्हें घर के कामों में लगाना और पढ़ाई लिखाई से दूर रखना आदि बुराइयों का पनपना स्वाभाविक था। अगला प्रश्न इसी में है, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं? आज लड़कियों के जन्म के संबंध में परिस्थितियां थोड़ी बहुत बदली है। पढ़े लिखे लोग लड़का और लड़की के अंतर को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं, या कह सकते हैं कि कम करते जा रहे हैं। बहुत से जागरूक लोग लड़कियों का भी उसी तरह स्वागत सत्कार करते हैं जैसे लड़कों का। शहरों में लड़कियों को लड़की की तरह ही पढ़ाया लिखाया जाता है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया? हाँ, मैं जब चर्चा कर रही थी तो ये जो प्रसंग है ये छूट गया था। माँ लेखिका के व्यक्तित्व में उनकी माँ का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा, चूँकि उनकी माँ हिंदी अच्छी तरह से जानती थी और वह संस्कृत भी पढ़ती थी और उन्हें भाषाओं का भी ज्ञान था और वो मीरा के पद इत्यादि भी पढ़ती थी। तो माँ का जो व्यक्तित्व है उसका प्रभाव उनके साहित्य पर और उनके जीवन पर काफ़ी पड़ा। आइए हम कुछ पाठ में आए हुए व्याकरण को भी जान लेते हैं। जैसे इस पाठ में से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। जैसे विद्वान का है मूर्ख, अनंत का है अंत, निरपराधी का है अपराधी, और दंड का है पुरस्कार, और शांति का है अशांति। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय अलग लिखिए और मूल शब्द बनाइए। निर्हारी, निर आहार प्लस ई, संप्रदाय प्लस इक प्लस ता। फिर है अप्रसन्नता, ए प्रसन्न प्लस ता। अपनापन में है अपना प्लस पन। किनारीदार में है किनारा प्लस ई प्लस दार। स्वतंत्रता में है स्वतंत्र प्लस ता। निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से दो शब्द लिखिए। जैसे अन्न से बना है अन्वेषण अनशन, और ऐ से बना है असत्य और अन्याय, और सत से बना है सच्चरित्र और सत्कर्म, स्व से बना है स्वराज और स्वाधीन, और दुर से बना है दुर्जन और दुर्व्यवहार। साथ ही प्रत्यय में है दार से किनारेदार दुकानदार, हार से है पालनहार तारनहार, फिर है वाला से है फल वाला मिठाई वाला, और अनी से है दर्शनीय और आदरणीय। साथ ही कुछ करने के लिए आपके लिए गतिविधि है, तो आप इनको कर सकते हैं। महादेवी वर्मा के इस को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी कुछ बचपन की स्मृतियां उभर कर आई होगी। आप इसे संस्मरण शैली या फिर डायरी शैली में भी लिख सकते हैं। महादेवी ने कवि सम्मेलनों में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया है। तो बच्चों, आपको भी कभी ऐसी बेचैनी होती है तो आप उसका अनुभव साझा कर सकते हैं और उसको एक पृष्ठ में लिख सकते हैं। और साथ ही ये गतिविधि दी हुई है कि बचपन पर मैक्सिम गोर्की की रचना मेरा बचपन अपने पुस्तकालय या आसपास बाहरी पुस्तकालय में जहाँ कहीं भी उपलब्ध हो, आप इसको लेकर पढ़ सकते हैं। जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं बच्चों, और आप ज़रूर करें और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक ज़रूर पहुंचाएं। और अब समय हमें बिल्कुल अनुमति नहीं दे रहा है कि हम इस सत्र को आगे बढ़ाएं, इसे हमें यहीं पर समाप्त करना होगा। लेकिन समाप्त करने से पहले वंदना मैम, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो आए और आपने इतने अच्छे तरीके से पूरा पाठ हमारे सभी बच्चों तक और देखने वालों तक पहुँचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
साथ ही हम यहाँ पर आप सभी को ये कहना चाहेंगे कि हम आप सभी के साथ वो सभी सत्र साझा करना चाहेंगे आज जो आपसे आप थोड़ी देर बाद PME विद्या चैनल्स पर देख सकते हैं। हम आपसे कुछ ही देर में आपके लिए लेकर आएंगे साइंस के 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक इट इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, और 3 बजे का समय रहेगा मैथ्स के 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए। टॉपिक रहेगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम पार्ट 3rd। 3:30 बजे हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। शीर्षक रहेगा भारत में राष्ट्रवाद भाग 2। 4 बजे का समय, जैसा कि आपको पता है कि हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का है, यानी कि ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का है, जिसमें आज अंतिम दिन है। और 5 बजे सहयोग सत्र में हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी इन एडोलसेंस। इन तमाम सत्रों में आप हमारे साथ बने रहें। अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दे अनुमति, आप बने रहें PME विद्या चैनल्स पर। नमस्कार।